नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत है। आप अक्सर इस तरह की खबरें सुनते होंगे कि भारत ने इस यान से, जैसे आपने सुना होगा PSLV यान से इस उपग्रह को भी भेजा या GSLV यान से इस उपग्रह को भेजा। तो आप अक्सर ये सोचते होंगे, समझते होंगे कि ये यान कैसे होते हैं, इन यानों का निर्माण कहाँ होता है, ये यान कैसे काम करते हैं और कैसे पृथ्वी की सतह से किसी भी भारी पेलोड को, भारी वजन को अंतरिक्ष तक ले जाते हैं। तो हम आज इस टॉपिक को इस आधार पर लेके आए हैं कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये जानें और समझें कि यान कितने प्रकार के भारत ने विकसित किए हैं अब तक और कौन कौन से यानों का प्रयोग इसरो अपने स्पेस प्रोग्राम में कर रहा है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से जानेंगे कि यान कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे इनका निर्माण होता है और किस तरीके से इनको बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस विषय को पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं यान क्या है। सबसे पहले हम व्हीकल को समझने का प्रयास करते हैं। व्हीकल, जिसे रॉकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकेट। देखिए, मैं रॉकेट पे पहले भी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज हम यहां पर विस्तार से समझेंगे कि रॉकेट होता क्या है, किस तरीके से रॉकेट बनाए जाते हैं और कौन कौन से रॉकेट बनाने के आधार होते हैं और कहां से इनको लॉन्च या कहां से इनका लॉन्चिंग केंद्र, कहां पर इनका लॉन्चिंग केंद्र बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं रॉकेट। सबसे पहले देखिए, रॉकेट क्या है? एक वाहन है। रॉकेट क्या है? एक वाहन है। जैसे हमें किसी दूसरे शहर जाना है तो हम किसी ना किसी वाहन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही पृथ्वी की सतह से अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में पहुंचाना है तो कोई ना कोई वाहन प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, रॉकेट क्या है? एक वाहन है जो अंतरिक्ष में मानव को, सामग्रियों को, उपग्रहों को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, कृत्रिम उपग्रहों को भेजने का एक महत्वपूर्ण वाहक बनता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये वाहन का चित्र है या रॉकेट का चित्र है। देखें, इसमें जो ये दिख रहे हैं आपको टैंक, ये ईंधन टैंक है। ये क्या है? ईंधन टैंक है। ये ईंधन टैंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन टैंक। ध्यान से देखते रहिए, इसको क्या कहते हैं? ईंधन टैंक। यहां से इनको गिना जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको यान के विकास में स्टेज कहा जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। 4 स्टेज वाहन है ये। इसमें जो ये लगा, ये चीजें हैं, ये कहलाती है बूस्टर। क्या कहलाती हैं? बूस्टर। ये बूस्टर होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, ये बूस्टर होते हैं। यहां पर होता है, इसको कहते हैं वारहेड। क्या कहते हैं? वारहेड। ये जो टैंक होते हैं, इन्हीं में ईंधन भरा जाता है। क्या भरा जाता है इन टैंकों में? ईंधन। देखिए ध्यान से, ईंधन। ईंधन को तकनीकी भाषा में या रॉकेट यान टेक्नोलॉजी में प्रोपोलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोलेंट, अर्थात प्रणोदक। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रणोदक, या इन्हीं को प्रोपोलेंट कहते हैं। प्रोपोलेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोपोलेंट। कॉपी में लिखते रहिए, मैं आपकी सभी शंकाओं का आज समाधान कर दूंगा कि ये रॉकेट कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से ये होते हैं। तो भाई देखिए, यहां वारहेड है। वारहेड यहां पर वारहेड होता है, यहीं पर रखा जाता है कृत्रिम उपग्रह को, अन्य सामग्रियों को, और भाई इंसानों को अगर अंतरिक्ष की यात्रा करवानी है तो यहीं पर इंसान बैठते हैं। यहीं पर इंसान बैठते हैं। लूसी नामक, आपने सुना होगा, पहला जो जीप था जो अंतरिक्ष में गया था, रूस द्वारा भेजा गया था, वो यहीं पर बैठ के गया था। इसके अलावा आपने कल्पना चावला का सुना होगा, सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा। सभी लोग यहां ही बैठकर जाते हैं ऊपर। चलिए, तो इसको, इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वारहेड कहते हैं। ये वाला क्या होता है? पूरा का पूरा क्षेत्र ईंधन टैंक होता है। ये क्या होते हैं? बूस्टर होते हैं। ये दोनों तरफ बूस्टर होते हैं। अब देखिए, ईंधन जो टैंक होते हैं, इसमें
या प्रणोदक जो क्षेत्र होता है उसमें 3 तरह के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के ईंधन होते हैं। पहला प्रकार का जो ईंधन होता है वो होता है ठोस ईंधन। इसको ईंधन कहने की अपेक्षा हम प्रणोदक कहेंगे या प्रोपोलेंट कहेंगे। दूसरे प्रकार का जो ईंधन होता है उसको कहते हैं द्रव प्रणोदक। क्या कहते हैं भाई? द्रव प्रणोदक। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए। पहला होता है ठोस प्रणोदक, दूसरा होता है द्रव प्रणोदक, और तीसरा जो ईंधन होता है वो ठोस प्लस द्रव प्रणोदक कहलाता है। अर्थात ठोस और द्रव को मिलाकर जो ईंधन बनाया जाता है उसको ठोस प्लस द्रव प्रणोदक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्यों बूस्टर लगाए जाते हैं और किस तरीके से ईंधन भरा जाता है। देखिए, अभी तक जितने भी यान विकसित किए गए हैं या रॉकेट विकसित किए गए हैं उनमें सभी जो पहली स्टेज है, फर्स्ट जो स्टेज है आपको दिख रही होगी, फर्स्ट स्टेज में ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। ठोस ईंधन की ज्वलनशीलता ज़्यादा होती है और ये किसी भी रॉकेट को पृथ्वी की सतह से लिफ्ट कराने में ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा इसके दोनों तरफ बूस्टर होते हैं। ये बूस्टर भी क्या करते हैं? बूस्टर भी जब प्रज्वलित होते हैं, जलते हैं, तब ये भी रॉकेट को ऊपर उठने, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने में सहायता करते हैं। इसलिए बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जब रॉकेट या यान पृथ्वी की सतह को छोड़ता है तो गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। गति का कौन सा नियम? तीसरा नियम, जिसमें क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए, गति का कौन सा नियम है? तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम होता है। आप काफी कुछ जाने। देखिए, ये स्टेज हैं, ये बूस्टर्स हैं, ये बार हेड हैं, यहीं पर चीज़ों को रखा जाता है ऊपर पहुंचाने के लिए। जैसे जैसे देखिए रॉकेट ऊपर उठता जाता है, ऊपर जाता है, वैसे वैसे भाई पहले टैंक का ईंधन खत्म होगा तो ये अलग हो जाएगा, फिर दूसरे टैंक प्रज्वलित हो जाएगा, जल जाएगा। जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा टैंक प्रज्वलित हो जाएगा, जल जाएगा। तो भाई इस टैंक का जब तक ईंधन चलेगा तब तक ये काम करेगा, फिर ये अलग हो जाएगा। इसको टेक्नोलॉजी भाषा में सेपरेशन कहते हैं। आप अगर कभी इसरो के किसी मिशन को देखे हों लॉन्च होते हुए ऑन स्पॉट ऑन टाइम, तो आपने देखा होगा फर्स्ट स्टेज सेपरेशन। बोलो क्या कहते हैं? जो वहां वैज्ञानिक बैठे होते हैं एक साथ कई सारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, वो क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज सेपरेशन, सेकेंड स्टेज सेपरेशन, थर्ड स्टेज सेपरेशन, फोर्थ स्टेज सेपरेशन। तो इस तरीके से क्या होता है, जब तक ईंधन रहता है तब तक जब तक इसमें ईंधन रहता है तब तक सेपरेशन चलता रहता है, और फिर फाइनली ये क्या होता है, अंतरिक्ष में जाके सभी चीजों को नीचे छोड़ देता है और ये केवल यही बचता है। और यहीं पर होता है कृत्रिम उपग्रह, जिसको नियत कक्षा में स्थापित किया जाता है। चलिए, आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब भाई दूसरी चीज भी जान लेते हैं कि यानों के विकास के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, 2 चीजों का होना जरूरी है यान विकास में। पहली बात जो यान विकास में जरूरी होता है वो ये है कि भाई पहला देखिए मुद्दा, पहला जो मुद्दा होता है वो ये है कि यान कितनी दूरी तक जाएगा, कितनी दूरी तक जाएगा। पहला जो मुद्दा होता है वो ये है कि भाई कितनी दूरी तक जाएगा। दूसरा जो मुद्दा होता है वो ये है कि यान कितना वजन लेके जाएगा, कितना वजन लेकर जाएगा। तो भाई पहला क्या मुद्दा होता है, कितनी दूरी तक जाएगा, कितना वजन लेके जाएगा। इसको ऐसे समझिए, भाई कोई यान है, अगर कोई यान 50 किलो वजन लेके 36,000 किलोमीटर तक जाता है तो वजन बढ़ा देने पर वो 50-36 वो यान वजन जब हम बढ़ा देंगे 50 से हम क्या कर दें, वजन कर दें 100 किलोग्राम, तो वो 36,000 किलोमीटर तक नहीं जाएगा क्योंकि वजन बढ़ गया है और उसकी दूरी क्या हो जाएगी, उससे 36,000 किलोमीटर से निश्चित रूप से कम हो जाएगी। ये ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे किसी व्यक्ति के पीठ पर अगर 10 किलोग्राम वजन रख दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि भाई आपको 5 किलोमीटर जाना है, तो वो आराम से शायद चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी पीठ पर 20 किलोग्राम वजन रख दिया जाए और उससे कहा जाए 5 किलोमीटर तक जाना है, तो उसको जाने में कठिनाई होगी, अर्थात वो फिर उतनी दूरी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहीं पर रॉकेट विकास में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिस रॉकेट को विकसित किया जाता है कि वो कितनी दूरी तक जाएगा, कितनी डिस्टेंस तय करेगा, और दूसरा कितना वजन लेके जा सकता है, वेट कितना हो सकता है। चलिए,
इसके बाद देखिए एक चीज और होती है जो रॉकेट विकास में महत्वपूर्ण होती है, वो ये होता है कि स्थिति कहां पर ऐसी रखी जाए जहां से रॉकेट को लॉन्च करते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसके लिए 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। याद रखिएगा, रॉकेट को जहां से लॉन्च करना है वो लॉन्च केंद्र, वो लॉन्च सेंटर कहां पे रखा जाए जिससे उसे लॉन्च होने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए 3 बिंदुओं का सहारा लिया जाता है, 3 बेस रखे जाते हैं। पहला, आबादी से दूर हो, भाई वहां पर आबादी ना हो, जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास ना करती हो, तो पहला क्या होता है, आबादी से दूर हो। दूसरा क्या होता है भाई, तो दूसरा यह होता है कि भूमध्य रेखा के नजदीक हो। भूमध्य रेखा के नजदीक हो, जहां लॉन्चिंग पैड हम बनाने वाले हैं वो किसके नजदीक हो, भूमध्य रेखा के नजदीक। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो दूसरा क्या हो गया, भूमध्य रेखा के पास होना चाहिए, उसको भूमध्य रेखा के पास होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि पृथ्वी के घूर्णन को का सहारा लेता हो। अर्थात आप जानते हो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, तो हमेशा लॉन्चिंग पैड को हमेशा लॉन्चिंग पैड को पूर्व दिशा में बनाया जाता है। जैसे भारत का भी लॉन्चिंग पैड आंध्र प्रदेश किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर बनाया गया है। किस द्वीप पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश का द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, वहां पर बनाया गया है। ये किस दिशा में है, पूरब दिशा में। देखिए तीनों बिंदुओं को फॉलो करता है। पहला, भूमध्य रेखा के नजदीक है। हम भाई लॉन्चिंग पैड को दिल्ली में क्यों नहीं बनाए, क्यों, क्योंकि दिल्ली भूमध्य रेखा से ज्यादा दूर है। तो हमने क्या किया, लॉन्चिंग पैड को आंध्र प्रदेश में बनाया। और आंध्र प्रदेश में पहली जो मैंने 3 आपको बिंदु बताए, तीनों को देखिए वेरीफाई हो रहा है। पहला भाई, जनसंख्या आबादी कम है, क्यों, क्योंकि द्वीप पर है, आबादी है ही नहीं है। ठीक है, मान लो कोई मिशन फेल हुआ तो किसी भी प्रकार से आबादी प्रभावित ना हो, तो आबादी से दूर है। दूसरा, भूमध्य रेखा के नजदीक भी है। और तीसरा, पृथ्वी का घूर्णन जो होता है पश्चिम से पूरब की ओर, तो उस घूर्णन को भी फॉलो करता है। जब भी हम यान को लॉन्च करते हैं पृथ्वी की सतह से, तब वो पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये तीनों बिंदुओं को फॉलो करता है। तो यान में आप क्या समझे, अभी तक की क्लास में आपने जाना रॉकेट कैसा होता है, इसके अंगों को क्या क्या कहते हैं, इनमें क्या क्या भरा जाता है, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं कि भाई भारत ने कौन कौन से यान अब तक विकसित किए हुए हैं और इनका विकास कहां पर हुआ है। चलिए तो हम देखते हैं भारत ने अब तक, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, भारत ने अब तक कुल 4 यान विकसित किए हैं। कितने यान विकसित किए हैं, 4 यान। देखिए पहले यान का जो नाम है वो नाम है SLV, दूसरे यान का जो नाम है वो क्या है, ASLV, तीसरा जो यान भारत ने विकसित किया है उसका नाम है PSLV, और चौथा जो भारत ने यान विकसित किया है उसका नाम है GSLV। तो बारी बारी से हम सभी यानों को समझेंगे, सभी यानों को जानेंगे। देखिए SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम इसी से शुरुआत करते हैं कि इस यान का विकास भारत ने कब और कैसे किया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, SLV इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान। देखें वैसे तो भारत ने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले वर्ष 1963 में 1963 में, याद करिए आप, 1963 में भारत ने एक यान खरीदा था, एक रॉकेट खरीदा था अमेरिका से जिसका नाम था नाइक अपाचे। क्या नाम था उसका, नाइक अपाचे। कब खरीदा था, 1963 में। भारत का ये पहला भारतीय भूमि से प्रक्षेपित होने वाला या लॉन्च होने वाला ये पहला रॉकेट था। किससे खरीदा था इसको खरीदा था भाई अमेरिका से। तो भाई भारत में यान विकास का टेस्ट जो हुआ वो पहला टेस्ट कब हुआ, 1963 में। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो भारत ने अमेरिका से एक रॉकेट खरीदा जिसका नाम था नाइक अपाचे, और ये रॉकेट भारत ने केरल के तिरुवनंतपुरम नामक शहर से प्रक्षेपित किया था। ये एक साउंडिंग रॉकेट था। कैसा रॉकेट था, साउंडिंग रॉकेट। आगे हम जानेंगे कि साउंडिंग रॉकेट होते क्या हैं, इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। तो ये कैसा रॉकेट था, साउंडिंग रॉकेट था, और भारतीय भूमि से पहली बार कोई रॉकेट पृथ्वी को छोड़ा था और उसका नाम क्या था, नाइक अपाचे। आपने भी
सोशल नेटवर्किंग साइट पर या इंटरनेट पर कई बार देखा होगा कि भारत का जो यान विकास कार्यक्रम है उसमें आपने देखा होगा जो यान के पार्ट हैं उनको साइकिल में लेके आ रहे हैं लोग, या बैलगाड़ी में रख कर लेके आ रहे हैं। जो रख के लेकर आ रहे हैं वो यही है। तो भाई भारत बहुत अभावों में यान विकास कार्यक्रम को शुरू कर सका। तो भाई भारत में यान विकास का जो कार्यक्रम था वो 1963 से लगभग शुरू हो गया था। और इसको लॉन्च कहां से किया गया था, इसको याद रखिएगा। लॉन्च किया गया था, इसको एक केंद्र बनाया था जिसका नाम था TERLS। क्या नाम था केंद्र का? TERLS, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसका क्या नाम है भाई? तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहां था केंद्र? केरल में। यहीं से लॉन्च किया गया था नाइक अपाची को। देखेंगे भारत के यान विकास कार्यक्रम में या भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास में विक्रम साराभाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। उन्हीं के प्रयासों से भारत आज इस मुकाम पर है कि GSLV यान जो 4 टन तक के वजनी उपग्रह को 36,000 किलोमीटर तक प्रक्षेपित करने में सक्षम है। तो चलिए हम अच्छे तरीके से इस चीज को समझते हैं और क्रमशः देखते हैं कि भारत का यान विकास कार्यक्रम कब से शुरू हुआ और किस तरीके से हमने पहला यान डेवलप किया। चलिए तो देखते हैं। हम सबसे पहले हम जानते हैं SLV के बारे में। देखेंगे SLV का जो विकास हुआ था या विकास का प्रारंभ हुआ था वो 1970 के दशक से शुरू हो गया था। कब हो गया था? 1970 के दशक से। ये एक प्रायोगिक यान था। कैसा यान था? प्रायोगिक यान था। प्रायोगिक मतलब प्रायोगिक तौर पर इसको सबसे पहले विकसित किया गया था। ये विकसित कब हुआ भाई? तो ये विकसित हो गया 1979 में। कब विकसित हो गया? 1979 में। अब इस यान की कुछ विशेषताएं, कुछ खासियत के बारे में जान देखेंगे। जो ये यान था, ये यान 4 चरणीय था। मैंने अभी चरण बताए हैं आपको। कितने चरणीय था? 4 चरणीय था। सब चीजों को लिखते रहिए भाई, परीक्षाओं में आता है और MPPSC के प्री के सिलेबस में भी है, ठीक है, यूनिट 7 में। तो 4 चरणीय था और इन चारों चरणों में कैसा ईंधन भरा था? ठोस ईंधन भरा था। इन चारों चरणों में कैसा ईंधन भरा था? ठोस ईंधन भरा था। इसकी जो कुल लंबाई थी वो 22 मीटर की थी। कितनी थी? 22 मीटर की थी, ठीक है। ये 22 मीटर 4 चरणीय ठोस ईंधन से लैस, ठीक है, यान था। इसमें देखिए फिर से मैं एक बार चरण बताए दे रहा हूं। यहां पर देखिए ये मान लीजिए यान है 1 2 3 और 4। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4। ये 4 चरणीय यान था जिसका नाम क्या था? SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए ये बनकर तैयार हो गया 1979 में और इस यान को पहली बार सार केंद्र से, कहां से? सार केंद्र से। कहां है सार केंद्र? तो अभी अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप पर, श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। ये कहां है भाई? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, ठीक है। कौन सा? सार केंद्र। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर सार केंद्र से इस यान को पहला प्रक्षेपण किया गया। इसका पहला प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका पहला प्रक्षेपण किया गया भाई 10 अगस्त 1979 को। कब किया गया? 10 अगस्त 1979 को। अब भाई ये यान है, प्रक्षेपण किया गया तो खाली तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई इसमें उपग्रह भी होगा। अब भाई इसमें उपग्रह जो प्रयोग किया गया था या जिस उपग्रह के लिए इसको विकसित किया गया था उस उपग्रह का नाम था रोहिणी। रोहिणी सीरीज का उपग्रह था जिसका नाम था रोहिणी RS-1। याद रखिएगा, इस उपग्रह को लेकर यह यान लॉन्च किया गया था। आपके PSC के एग्जाम में आया है कि भारतीय भूमि से स्वदेशी तकनीकी से निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा यान
प्रक्षेपित किया गया था। तो कौन सा स्वदेशी तकनीकी से इसको निर्मित किया गया था एसएलवी को? ये हमारे देश की तकनीकी से विकसित हुआ था। और इसका भारतीय भूमि से कहां से? भारतीय भूमि के किस क्षेत्र से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से 10 अगस्त 1979 को रोहिणी नामक उपग्रह को लेकर किया गया था। लेकिन विडंबना थी कि जो हमने ये पहला मिशन किया, ये मिशन क्या हो गया भाई? असफल हो गया। ये सफल नहीं हो सका। ठीक है, जब असफल हो गया तो इसरो पीछे नहीं हटा। इसरो ने तुरंत एक ही साल बाद 18 जुलाई, याद रखिएगा, 18 जुलाई 1980 को दूसरा मिशन किया। 18 जुलाई 1980 को दूसरा मिशन किया। और इस दूसरे मिशन में पुनः इसरो ने क्या किया? रोहिणी सीरीज के RS-2, अब इस दूसरे मिशन में कौन सा भेजा गया? रोहिणी सीरीज का उपग्रह था जिसका नाम था RS-2। क्या नाम था? RS-2। इस उपग्रह को भेजा गया और भाई ये मिशन हमारा सफल रहा। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। भारतीय भूमि से स्वदेशी तकनीक से लॉन्च किया गया मिशन था 10 अगस्त 1979 को और ये रोहिणी सीरीज के उपग्रह के लिए किया गया था। लेकिन क्या हो गया था? असफल था। लेकिन भारतीय भूमि से लॉन्च किया गया पहला मिशन यही है। लेकिन भारतीय भूमि से किया गया पहला सफल मिशन कौन सा है? तो पहला सफल मिशन कौन सा है? 18 जुलाई 1980 को, ठीक है, ये एसएलवी का दूसरा मिशन था जिसे रोहिणी सीरीज के RS-2 के लिए किया गया था और ये हमारा सफल रहा। चलिए इतनी बात समझ में आई। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं कि रोहिणी सीरीज का एसएलवी यान का विकास क्यों किया गया था। तो एसएलवी यान का विकास मुख्य रूप से किया गया था कि 40 से 50 किलोग्राम तक के वजन के, 40 से 50 किलोग्राम तक के वजन के, मान लो 40 किलोग्राम वजन के जो उपग्रह हैं उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में, LEO ऑर्बिट में, पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 40 किलोग्राम तक के उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में क्या करना था? स्थापित करना था। भाई पहला असफल हो गया, दूसरा सफल हो गया। इसने कुल कितने मिशन किए? तो इसने कुल 4 मिशन किए। कितने मिशन किए? 4 मिशन किए। और इन 4 मिशनों में 3 सफल रहे और एक भाई क्या हो गया? असफल हो गया। एक क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, तो इसने कुल कितने मिशन किए? 4 मिशन किए, जिसमें से 3 सफल रहे और एक क्या हो गया? असफल हो गया। अब भाई ये जो इसरो का मोटो था, मुख्य मोटो था, वो तो पूरा कर रहा था। लेकिन वर्तमान जो तात्कालिक जो स्पेस टेक्नोलॉजी में विकास था, विश्व के कदम के साथ कदम मिलाकर चलने की जो चाह थी उसको पूरा नहीं कर रहा था। तो ये एसएलवी था, एसएलवी यान था। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे तरीके से एसएलवी यान समझ में आया होगा। इसका नोट्स बनाते रहिए, इसको लिखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को इसको पहुंचाइएगा। जय हिंद, नमस्कार।